सभी देशवासियों को जय हिंद। तो आज के इस पूरे सेशन में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति को भी अपने वेतन पर टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, या फिर उन्हें कोई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यदि वो टैक्स देते हैं तो कितना टैक्स देना पड़ता है, और हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया जो वक्तव्य है उसकी सच्चाई क्या है। राष्ट्रपति ने क्यों ये बोला कि उन्हें 2.25 लाख रुपए हर महीने कर के तौर पे देना पड़ता है। तो आज इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का वेतन है जो दूसरी अनुसूची पर भारित है, भारत की संचित निधि पर भारित है, इसका क्या मतलब होता है, इन सभी पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है ना, आप सभी ने सुना होगा ये वक्तव्य। राष्ट्रपति जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे अपने गृहनगर कानपुर के पास ही। तो वहां पर राष्ट्रपति जी के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था कि भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, तो भारत के प्रथम नागरिक भी टैक्स देते हैं। दरअसल ये वक्तव्य जब आप पूरा सुनेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि राष्ट्रपति देश के सौहार्द की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से देश में कई बार हिंसात्मक गतिविधियां होती रहती हैं, सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, तो उसमें बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया जाता है, और उस सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पहुंचाने पे जनता के धन की हानि होती है ना। तो सभी नागरिकों को उनके अपने नागरिक कर्तव्यों को, उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति सजग करने का प्रयास कर रहे थे। उसी में से उनका एक पहलू उन्होंने स्वयं का एग्जाम्पल लिया, और उसमें उन्होंने कहा कि वो लगभग 3.25 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए उनकी सैलरी है, जो उनका वेतन है, उसमें 3.25 लाख रुपए वो टैक्स के तौर पे दे देते हैं। और ऐसे में उन्होंने तुलना की कि उनकी जो स्थिति है टैक्स वेतन के मामले में बहुत सारे टीचरों, प्रोफेसरों से बहुत बेहतर नहीं है ना। ऐसा कहने का प्रयास किया गया और इसका बहुत गलत मतलब निकाला गया। उनका कहने का कोई ऐसा औचित्य नहीं था। लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्या राष्ट्रपति के वेतन पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता। उससे पहले मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के इस वक्तव्य को आप भी सुनिए, समझिए, फिर इसके बाद आगे एक एक करके मैं बिंदुवार आपको डिस्कस करता हूँ सारी चीजों को। जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है, आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। यहाँ पे आप एक न्यूज़ देख रहे हैं, ये न्यूज़ में लिखा हुआ है हाईएस्ट पेड वर्कर, मतलब 50%, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो बोला 3.25 लाख रुपए है ना, 5 लाख रुपए में आप देखेंगे 2,75,000 रुपए, लगभग 55% से ज़्यादा टैक्स। तो क्या इतना टैक्स स्लैब है ना, ये चीज़ भी देखेंगे। पहले इसको पूरा सुन लीजिए। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। हाँ, 5 लाख मिलता है, 3.25 लाख रुपए निकल जाता है, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। हाँ। जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसकी बात का तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने जो टैक्स को लेकर के बात कही, अब इसमें जब से ये पूरा मामला था, जब से राष्ट्रपति जी का ये वक्तव्य आया, उसके बाद से कई सारे लोग ये कहने लग गए कि राष्ट्रपति जी का जो वेतन है वो टैक्स फ्री होता है, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो सबसे पहले जितने भी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, आप सभी को बता दूं, राष्ट्रपति जी का वेतन टैक्स के दायरे पे आता है। सबसे पहले ये क्लियर रखना है, राष्ट्रपति जी भी टैक्स देते हैं। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति जी कितना टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स की धारा 14 उसके तहत ये कहा गया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ पे भी आता हूं। लेकिन अब इसके पहले एक बार हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 है ना, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 है। इसका सेक्शन 3, इसका सबसे ज़्यादा हवाला दिया गया। लेकिन इस पर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है क्या कि राष्ट्रपति टैक्स नहीं देंगे, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति बिना किराया दिए
अपने शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित किया जाए, जब तक कि इस निमित्त इस प्रकार उपबंधित नहीं किया जाता, तब तक ऐसे उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो देखिए, जो दूसरी अनुसूची है ये आपका वो सारे पद हैं जिनको स्वायत्त पद के तौर पे, इंडिपेंडेंट पद के तौर पे, और जिनके पद पे किसी भी तरीके से कोई भी बाह्य हस्तक्षेप ना हो, तो पैसा जो है भारित कर दिया गया है दूसरी अनुसूची पे, यानी कि भारत की संचित निधि पे जो पैसा भारित कर दिया गया है। देखिए, भारत की संचित निधि पे जो पैसा भारित होता है उस पे संसद के द्वारा मतदान नहीं किया जाता, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के अध्यक्ष का, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनका जितना भी पैसा होता है ये भारत की संचित निधि पे भारित होता है, ताकि इनके पद के दौरान किसी भी तरीके से इन पे बाह्य दबाव ना बनाया जाए और अपने पद का स्वायत्ततापूर्ण प्रयोग कर सके, ठीक है। यानी लोकसभा में कोई भी मतदान नहीं होगा, सीधे इनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और उसके भत्ते पर उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर कहीं पर भी टैक्स को लेकर के डिस्कस नहीं किया गया। राष्ट्रपति बिना किराए दिए हुए अपने शासकीय निवास का उपयोग करेगा, है ना। यानी अब राष्ट्रपति भवन, आपको पता है राष्ट्रपति भवन का किराया लेने लग जाए तो करोड़ों रुपए किराया होगा उस भवन का, है ना। तो बिना किराए के इस संवैधानिक उपबंध दिया गया है। अब देखिए, संसद के द्वारा राष्ट्रपति के लिए एक बिल पारित किया गया है, राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951। इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको विनियमित करने के लिए, तो सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति अपनी आय पर क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, कर देते हैं, कर स्लैब के अंतर्गत है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपको स्पष्ट रखनी है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है भारत की संचित निधि पर भारित है, यानी कि उस पर संसद में कोई भी मतदान नहीं होता। और उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951, ये अधिनियम बना था और लगातार इसको अमेंड किया गया है। 1985 में अमेंडमेंट हुआ है, 89 में हुआ, 98 में हुआ, 2008 में, लेटेस्ट 2017 में हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो ये पूरा का पूरा अधिनियम है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट अधिनियम है, इस अधिनियम को आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस बिल का नाम लिखा हुआ है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। थोड़ा सा बिल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति को, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति को क्या क्या मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात, 2017 का जो संशोधन हुआ है आपका, 2017 के संशोधन के तहत आपको ये क्लियर कर देना है कि राष्ट्रपति की सैलरी को अमेंड करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए उनको सैलरी मिलती है प्रति माह, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, अनाउंसेस मिलते हैं। उनकी सैलरी 1951 में 10,000 रुपए थी। तो लगातार वेतन आयोग लगते रहते हैं, है ना। 7वां वेतन आयोग लगा था, उसके बाद जो है उनकी भी सैलरी जो है बढ़ाई गई, ठीक है। आमतौर पर आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना, महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कुछ आप इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं है। लेकिन अब समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या वेतन भत्ते मिलते हैं। मैं सीधा आपको इस एक्ट से ही बताऊंगा, इस एक्ट से ही आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी कि राष्ट्रपति को क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। 1 मिनट बस। हाँ, ये रहा वो बिल जिस बिल में सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज, राष्ट्रपति की उपलब्धियां क्या क्या है। सबसे पहली बात, उन्हें सैलरी जो अब अमेंडमेंट के बाद है वो 5 लाख रुपए हो चुकी है। पहले सेक्शन पे यही लिखा हुआ है कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं, इतना उनको प्रति माह के तौर पे दिया जाएगा। साथ साथ उनको अनाउंसेस हैं बहुत सारे। सेवानिवृत्त यदि राष्ट्रपति हो जाते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती है, ठीक है। अवधि समाप्त हो जाने के बाद या पद त्याग कर देने के कारण से या किसी भी कारण से अपने पद पर राष्ट्रपति के तौर पर ना रहने के बाद भी उनको जो टोटल उनकी उपलब्धियां जो सैलरी पद के दौरान मिल रही थी उसका 50% उनको प्रतिमास मिलेगा, है ना। यानी 50% उनकी सैलरी रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका उनका पेंशन का भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया है कि उन्हें क्या क्या एक सुसज्जित निवास दिया जाएगा। यानी कि जब राष्ट्रपति रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायर्ड होने के बाद उनको फुल फर्निश्ड एक पूरा आवास मिलता है, यहीं दिल्ली में ही मिलता है। तो यहीं पर फुल फर्निश्ड आवास रहते हैं जहां पर वो और उनका पूरा परिवार, है ना, आराम से रहते हैं। उसका रख रखाव के लिए टेलीफोन बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त उनको एक मोबाइल फोन मिलता है, एक मोटर कार मिलती है, कार के भत्ते मिलते हैं, ठीक है। सब कुछ राष्ट्रपति को मिलता है, सारी चीज। मुफ्त चिकित्सा मिलती है। मुफ्त चिकित्सा आपको पता होगा कि राष्ट्रपति हमारे देश के
सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय राइफल जो कि सेना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली में ही अवस्थित है, आरआर हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति का प्राथमिक इलाज होता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में कहीं भी यात्रा करते हैं राष्ट्रपति, वायुयान से, रेल से, तो फर्स्ट क्लास का किराया भी उनको इसके तहत मिलता है। ये सारी चीजें आफ्टर रिटायरमेंट भी हैं और जब पद में रहते हैं तब तो भारत सरकार के द्वारा सारा कुछ दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति की किसी भी कारण से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को, या फिर यदि मतलब राष्ट्रपति मान लीजिए महिला हैं जैसे कि प्रतिभा पाटिल जी थी, तो उनके पति को भी पेंशन दी जाती है, उनको भी पेंशन मिलती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उनके परिवार के लिए भी प्रॉपर भारत सरकार के द्वारा सारी चीजें दी गई हैं। चौथे क्लॉज में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की जो उनका वेतन होगा वो भारत की संचित वित्त पे भारित होगी, यानी कि उस पर कोई भी लोकसभा में मतदान नहीं होगा उनका, मतलब कि किसी भी तरीके से उनके वेतन पे किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पांचवा नियम बताया गया कि केंद्र सरकार जो है इसको अधिसूचना के तहत इसको पूरा जो है नियम को, सारी चीजों को देखेगी। तो ये प्रॉपर राष्ट्रपति के लिए प्रॉपर अनाउंसेस दिए गए हैं। ठीक है, अब आप सब समझते हैं कि राष्ट्रपति के लिए भारत में सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एक भव्य इमारत है, दिल्ली लुटियंस दिल्ली में बनी हुई है, और ये आपको इसी को राष्ट्रपति भवन कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का आवास रहता है, ये केंद्रीय हॉल है, उसका सेंट्रल हॉल है। और राष्ट्रपति को आप देखते होंगे, कभी भी उनका काफिला देखते होंगे, है ना, पद के दौरान तो पूरा एक सुसज्जित काफिला होता है जब भी आप 26 जनवरी वगैरह को देखें। ठीक है, और ये आप देखते हैं मर्सिडीज बेंज कार होती है, और आफ्टर जो है Z+ सिक्योरिटी होती है, सारी चीज़ें जो कि भारत के सर्वोच्च सेनापति को मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद को लेकर के जो उनका जो है प्रॉपर एक ये बनाया गया है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इसको लेकर के भी एक बार स्पष्ट कर देते हैं सैलरी को लेकर के कि कितनी सैलरी उनको मिलती है, उसमें कितना जो है टैक्स लगता है। तो देखिए सीधी साफ सी बात है, जो इनकम टैक्स है आपका, इनकम टैक्स में आपके 3 स्लैब हैं। ठीक है, एक स्लैब है 5% की इनकम, 10% की इनकम, और इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आपकी इनकम होती है वो है 30% की इनकम। ठीक है, 3 स्लैब बनाए गए हैं। तो यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप कमाते हैं, तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम पे आपका 30% का आपका क्या लगता है, आपका टैक्स स्लैब लगता है। ये सब चीज़ें स्पष्ट हैं, आप लोग सब जानते हैं, इतना आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। एक चीज़ समझिएगा, हमें नहीं पता कि राष्ट्रपति ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसी को नहीं पता, कोई पब्लिक डोमेन पे नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मामला भी है कि उन्होंने कितने LIC ले रखे हैं, कितनी जगह क्या इंश्योरेंस करा रखा है, हमें नहीं पता। हम मोटा मोटी यदि उनकी 5 लाख रुपए की इनकम पे भी निकालें, यदि राष्ट्रपति की 5 लाख रुपए की इनकम पे भी आप टैक्स निकालें, इसको 30% के टैक्स स्लैब पे ले जाएं, क्योंकि एक साल में कितना है, 60 लाख रुपए जो है राष्ट्रपति का टोटल जो है 60 लाख रुपए राष्ट्रपति का टोटल सैलरी होता है एक साल में, प्रति वर्ष में, और ITR एक साल में भरा जाता है। तो 30% भी निकालें तो 5 लाख में आपका लगभग 1.5 लाख रुपए आपके आसपास राष्ट्रपति का आता है। ठीक है, 1.5 लाख रुपए राष्ट्रपति टैक्स देते हैं। टैक्स कितना देते हैं, 5 लाख रुपए पे यदि निकालेंगे तो 1.5 लाख रुपए राष्ट्रपति महोदय टैक्स देते हैं, यानी राष्ट्रपति भी टैक्स के दायरे पे आते हैं, कर देते हैं। कहीं पर भी जो राष्ट्रपति के लिए ये जो अधिनियम है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति का जो ये पूरा वेतन है ये कर से मुक्त है। तो राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कितना देते हैं आपका। अब यहाँ पर जो हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं उनके द्वारा बोल दिया गया कि लगभग 2.25 लाख रुपए उनके द्वारा टैक्स दिया जाता है। उसका कुछ और कारण है, क्या है आपको पता होगा कि कोविड के कारण से पिछले वर्ष जो है भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी मंत्री पद पर बैठे हुए लोग हैं, है ना, मंत्री पद पर हैं, भारत के सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति महोदय हैं, सबकी सैलरी पर 30% की कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो जनसभा को संबोधित करते समय इतना उनके दिमाग में चीजें नहीं रहती, किसी के दिमाग पे नहीं रहती हैं, तो 30% यहां से बात निकल के आती। पहले तो उनकी सैलरी डिडक्ट हो गई 30% के कारण से उनकी सैलरी 5 लाख में से 30% आप कर दे, 1.5 लाख माइनस कर दीजिए तो 3.5 लाख रुपए उनकी सैलरी बचती है, 3.5 लाख रुपए। अब इस 3.5 लाख पे 30% आप हटा दीजिए टैक्स को लेकर के। ठीक है, तो 30% आपका मान लीजिए प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष या PM केयर फंड या फिर, है ना, ये पैसा जो है कट कर दिया गया देश की इस समय आगामी जो समस्या है, तो उनके दिमाग में शायद यही बात रही होगी और ऐसे में उनके मुंह से निकल गया कि 2.25 लाख रुपए वो टैक्स देते हैं।
वैसे राष्ट्रपति टैक्स देते हैं, 1.5 लाख रुपए 5 लाख की इनकम पे उनका टैक्स जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी खर्च है, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, चाहे उनके परिवहन का खर्च हो, चाहे मेडिकल का खर्च हो, चाहे भोजन का खर्च हो, कहीं का भी कोई भी यात्रा हो, शासकीय यात्रा हो, अशासकीय, सारा का सारा खर्च भारत सरकार के द्वारा उठाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे अनाउंसेस, इतने सारे अनाउंसेस उन्हें सब मिलते हैं भत्ते के तौर पे। तो राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में उनको टैक्स देना पड़ता है। कितना टैक्स देना पड़ता है? वो 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं। इसके अलावा बिना किराया दिए हुए शासकीय आवास का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी उपलब्धियां जो भी मैंने आपको बताया कि ये जो आपका अधिनियम बनाया गया है, इस अधिनियम में सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, सारी चीजें बताई गई हैं। राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम 1951 ये अधिनियम है पूरा। मैं इसको आज़ाद IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से इस पूरे अधिनियम को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। आफ्टर जब उनका जो है सेवानिवृत्ति हो जाती है उसके बाद भी उनके लिए सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा एक सिविल सर्वेंट की तैयारी करने के लिए, IAS की तैयारी करने के लिए आप लोगों को चीज़ों को पता होना चाहिए बेसिक। और जो आर्टिकल 59 वाला डिबेट है, इस पर कहीं पर भी टैक्स को लेकर के कोई भी मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए हम लगातार अब करंट के जो टॉपिक हैं आप लोग भी मुझे बताते रहिए, सूचित करते रहिएगा, इन पे चर्चा करते रहेंगे। जो टॉपिक जुड़ते हैं उन सभी पे एक प्रॉपर व्यापक डिस्कस करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।